Hello and welcome to Smart Eyes Foundation. We will discuss pre-secure of 23rd of November 2024 और जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं, एक बार पहले हम टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक्स कौन सा है? एक रीजनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोलेंगे बट एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कैरिकॉम करके, उसके बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी, आपको ये नहीं लगती है बट न्यूज में थी इसलिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। कई बार यूपीएससी या एपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है उन बॉडीज के बारे में जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना है। दूसरा, एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ग्रुपिंग है ये एक्चुअली, जिसका नाम G20 है, जिसको पिछले आप 10-12 दिन से रेगुलरली सुन रहे हो। नॉट 10-12 दिन, पिछले 2 साल से आप इसको सुन रहे होगे। थर्ड, एक ट्रिटी है हमारे पास जिसका नाम है फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी। एनपीटी का नाम आप सबने सुना होगा, न्यूक्लियर वाला, ये उससे मिलता जुलता नहीं है। इसका रिलेशन किसके साथ है? फॉसिल फ्यूल्स के साथ है। तीसरा, गवर्नमेंट का एक ऐप है, एयरपोर्ट वगैरह पे अगर आप गए होगे तो आपको डिजी यात्रा वगैरह का लॉगिन वगैरह दिखता होगा। उसके बाद लास्ट स्पीसीज इन न्यूज है जिसमें हम अमूर फैल्कॉन के बारे में देखेंगे। ये स्पीसीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, हालांकि इसका IUCN स्टेटस कुछ बहुत अच्छा नहीं है बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अ लॉट ऑफ पीपल फील कि व्हाई आवर टीम इज द बेस्ट टीम। तो उसके पीछे रीजन ये है कि डिस्पाइट ऑफ बहुत से पर्सनल कमिटमेंट, डिस्पाइट ऑफ बहुत से प्रोफेशनल कमिटमेंट, हम हमेशा स्टूडेंट की प्रायोरिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। इन आवर क्लास ऑल्सो यूट्यूब पे भी हम बहुत एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सारे बच्चे जो हमारे साथ मतलब एज ए स्टूडेंट नहीं है बट एज अ कम्युनिटी मेंबर है, तो उनके लिए भी हमारा कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमेशा आता रहता है, आता रहेगा। जैसे जैसे एग्जाम और पास आएगा वी विल ट्राई टू डू अ लॉट फॉर यू पीपल। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द कैरिकॉम। टॉपिक क्या, क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू कैरिकॉम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहा है। तो कैरिकॉम इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर बेनिफिशियरी, मतलब कैरिकॉम जो एक रीजनल बॉडी है वो क्या है? ऑफिशियल यूएन की ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है उसको। इट्स चेयरमैनशिप इज रोटेटेड एवरी 6 मंथ्स अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के, इस रीजनल बॉडी के, उसका चेयरमैनशिप हर 6 मंथ पे किसी और को पास हो जाता है, मतलब 1 साल में आपको 2 चेयरमैन मिल गए। थर्ड स्टेटमेंट, बहामास, बारबाडोस एंड डोमिनिका आर इट्स ऑब्जर्वर स्टेट्स। अब 3 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है। हम लोग देखते हैं उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि अगर कि हमें इंडिया और जो कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन आइलैंड का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपन कैरिकॉम बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है उसकी? कैरेबियन कम्युनिटी। तो कैरेबियन कम्युनिटी और इंडिया के बीच में रिलेशंस को इंप्रूव करने के चलते ये बॉडी न्यूज में थी, जहां पे क्या क्या प्रमोट किया जा सकता है? ट्रेड प्रमोट किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी प्रमोट की जा सकती है, टूरिज्म प्रमोट किया जा सकता है। जब आप मेंस लिखोगे तो 3T लिख देना, उसके बाद ये तीनों टर्म लिख देना, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म लिख देना। तो कैरिकॉम है क्या? इसको 1973 में बनाया गया था। किस लिए था? कैरेबियन कम्युनिटी के बीच में कोऑपरेशंस वगैरह को प्रमोट करने के लिए। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, यूएन का इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही था कि जो चेयरमैनशिप होती है वो केवल 6 मंथ के लिए होती है, 6 महीने बाद ये किसी और को पास हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ये इसके मेंबर्स हैं, बहामास हो गए या फिर बारबाडोस हो गए, ये इसके मेंबर्स हैं। आप मैप से देख के इसको याद कर सकते हो क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं ना जिसके बारे में आपने बस सुना होगा, कभी 1-2 बार सुना होगा, बहुत ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट ये स्टेट्स नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट किसको किसको है? वर्जिन आइलैंड वगैरह है, ये आप देख लेना। सेक्रेटेरिएट देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉर्ज टाउन गुयाना में जो है वहां पे इसका सेक्रेटेरिएट है, ये इसका मैप है। तो ये जो पूरा का पूरा कैरेबियन रीजन दिख रहा है वहां पे कुछ कुछ स्टेट्स इसके मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है उसमें से ये बन सकता है, कैरिकॉम जो एक टर्म न्यूज में थी वो क्या थी? इंटरनेशनल बॉडी है या फिर एक ट्रिटी है या फिर कोई और क्लाइमेट चेंज वगैरह से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेगा। तो आपको याद रखना ये एक रीजनल बॉडी है, कहां पे? कैरेबियन आइलैंड वगैरह में। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो एक रिपीटेड थीम, G20, शायद हम 3री बार कवर कर रहे हैं इसी महीने। इस बात से लग सकता है कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है।
तो G20 के बारे में जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको ध्यान से देखते हैं कि द G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट चार्टर और सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट चलो सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है, साउथ अफ्रीका इज सेट टू होस्ट द नेक्स्ट G20 समिट जो 2025 में हो रहा है। G20 के डिसीजंस आर लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर, फिर तो मजा ही आ जाता। चौथा क्या है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट इज द थीम ऑफ G20 इन 2024। तो ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, G20 के पास अपना कोई सेक्रेटेरिएट वगैरह नहीं है, कोई चार्टर वगैरह भी नहीं है, ग्रुपिंग है, टॉक्स होते हैं, बस इतना मान के चलो, केवल बातचीत होती है, फोटो खिंचाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट जो होगा G20 का वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। थर्ड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, अगर लीगली बाइंडिंग होती तो फिर इसकी जो ग्रेविटी है वो और बढ़ जाती। फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही है। ये दोनों पॉइंट्स आई थिंक स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 आप बिल्कुल भी गलत मत करना, क्योंकि हमने इसको पहले के प्रीसिक्योर में कवर किया है। तो G20 के बारे में मैंने आपको ये स्लाइड्स भी दिखाया था कि आप इसको कैसे याद करना। G7 के ये कंट्री है, G8 में रसिया आ जाती है, फिर हमारे पास आप कॉन्टिनेंट वाइज याद कर लेना तो आपको ये याद हो जाएगा। G20 के मेंबर्स पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ब्रिक्स के मेंबर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 9 मेंबर्स भी वहां पे ऐड हुए हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे जो ट्रीटी है उसका नाम क्या है, फॉसिल फ्यूल नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी, FFNPT के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, नॉट करेक्ट पूछा है, इस पे ध्यान देना। इट प्रपोजेस वॉलंटरी अग्रीमेंट ऑन द नेशंस टू एंड फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्शन एंड मैनेज अ जस्ट ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। इतने बड़े स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर आप इसको साइन करोगे तो आपको फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं करना है, तो क्या यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे। दूसरा बात, इट वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन 2016 एंड ऑफिशियली लॉन्च इन 2019। अब इस स्टेटमेंट को लेके आप गेस नहीं कर सकते। क्यों गेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा सा मतलब हम समझ सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है, बट इस स्टेटमेंट में अगर आप कोई भी गेस करोगे तो ये गेस नहीं है, तुक्का है, बेकार बात है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, कोलंबिया एंडोर्स इट एट COP28 जो हो रहा था वहां पे इसने कोलंबिया ने इसको एक्सेप्ट किया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो पहले इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग बनाता है किसके ऊपर, नेशंस पे, कि आप फॉसिल फ्यूल को खत्म कीजिए और ट्रांजिशन स्टार्ट कीजिए कहां पे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। मतलब ये कैसा हो गया, लीगली बाइंडिंग हो गया। यहाँ पे वॉलंटरी जो अग्रीमेंट लिखा था इस वर्ड के चलते ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है वो ध्यान से देख लो। सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, 2016 में इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था, बट ऑफिशियली लॉन्च 2019 में हुआ था। और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है, कोलंबिया ने इसको जो पिछले 2 साल पहले दिसंबर 2023 में COP28 हुआ था वहां पे इसको एक्सेप्ट किया था। 3 पिलर्स हैं इसके। सबसे पहला पिलर क्या है, नॉन प्लोरिफरेशन, मतलब आपको कोयला इकट्ठा नहीं कर लेना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं कर लेने हैं। दूसरा क्या है, फेयर फेज आउट, फेज आउट तो करना है बट वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है, ये है हमारा। और तीसरा यही है कि ऑयल और गैस प्रोडक्शन वगैरह को क्या करना है, खत्म करना है अपने को। तो ये हमने आपके बारे में बताया। पहला क्या था, फॉसिल फ्यूल को खत्म कीजिए। दूसरा क्या है, फेज आउट कीजिए, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है इसको फेज आउट कीजिए, खत्म कीजिए। और तीसरा, एक स्मूथ और जस्ट ट्रांजिशन को ले आइए कहां पे, नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी में। अब जैसे हमारे पास आपने एनपीटी सुना होगा कि न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन नहीं करना है हमें, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हमारे पास नहीं रखना है, सिमिलरली वैसे ही फॉसिल फ्यूल्स को लेके भी ये बातें कही जा रही हैं। पॉल्यूशन वगैरह, क्लाइमेट चेंज वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाएगा। आप इसको ऐसे वैसे में भी यूज कर सकते हो, एनवायरमेंट वगैरह में भी इसको यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा इसका ग्लोबल मतलब एक्सेप्टेंस वगैरह तो नहीं है, बट पेरिस साइड के अलोंग ये इमर्ज हुआ, पेरिस अग्रीमेंट के अलोंग ये इमर्ज हुआ था। और जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जैसे बांकी मून वगैरह, इन लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट
किया था। रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, रिसेंट ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। नए नए जो आपको बहुत से ऐसे आइलैंड्स कंट्री मिल जाएंगे जो अगले क्लाइमेट चेंज में इस धरती पे नहीं दिखेंगे। अगला जब क्लाइमेट चेंज मतलब अगला जब सी लेवल राइज वगैरह जैसी चीजें होती हैं या क्लाइमेट चेंज की इंटेंसिटी अगर और बढ़ जाती है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं जो नहीं दिखेंगे। हर रीजन में, एशिया में है, पैसिफिक में है। तो वहां की 13 जो पैसिफिक की आइलैंड्स थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट वगैरह किया है। चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा डीजी यात्रा के बारे में है। तो डीजी यात्रा कब लॉन्च हुई है ये ध्यान से देख लेते हैं। ये लॉन्च हुई है असम स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया कि जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है वहां पे लॉन्च हुआ है 19 अगस्त 2024। हालांकि आपको लग रहा होगा कि 19 अगस्त ये भी याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ईयर से भी आपका काम चल जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द डीजी यात्रा सिस्टम एलिमिनेट मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय लिंकिंग the passengers आधार डिटेल्स टू द डीजी यात्रा ऐप एंड यूजिंग बायोमेट्रिक स्कैन्स। आपका आधार में जो बायोमेट्रिक डिटेल है इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो डीजी यात्रा वगैरह ऐप है उसके साथ लिंक कर लिया और फिर आपका जो सिक्योरिटी चेक होता है वो सिक्योरिटी चेक की स्पीड बढ़ जाती है। हर एयरपोर्ट पे नहीं है बट गुवाहाटी में है। मैं जब दिल्ली से गुवाहाटी आता था तो कई बार ये मतलब मैंने देखा है, हालांकि मेरा खुद का नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द प्रोसेस इज असिस्टेड बाय डीजी बडीज हु वर्क्स एज गाइड फॉर पैसेंजर टू डाउनलोड द सेटअप एंड यूज द डीजी यात्रा ऐप। मतलब एक सपोर्ट सिस्टम भी है हमारे पास। क्या नाम है उनका? डीजी बडीज है, बडीज दे विल हेल्प यू इन योर एंटायर प्रोसेस। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत था। क्यों गलत था? इसको लॉन्च 2013 में किया गया था, 2023 में किया गया था, 2024 में ये लॉन्च नहीं हुआ था। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। जैसे कई बार आप एंट्री लेते हो एयरपोर्ट पे तो एंट्री गेट पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैनुअली होता है कई बार, बट अगर आप डीजी यात्रा यूज करते हो इन दैट केस आपका जो बायोमेट्रिक का डिटेल है वो जो डेटाबेस है वहां से मैनेज हो जाता है। तो आपका यहाँ पे टाइम बच गया। फिर टर्मिनल वगैरह के आसपास और फिर जब लास्ट जो सिक्योरिटी चेक वगैरह होती है वहां पे भी आप इसको यूज कर लेते हो, टाइम बचता है और कुछ नहीं। और इंडिया में वेटिंग पीरियड प्लेन्स के लिए बहुत ज्यादा है। प्लेन्स का मतलब अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो टिकट पे लिख के आता है 2 घंटे पहले आओ। 2 घंटे की जर्नी के लिए 2 घंटे पहले निकलो, 2 घंटे तक वेट करो, फिर 2 घंटे ट्रेवल करो, फिर पहुंचो। मतलब फिर क्या ही फायदा। तो थोड़ी इंडिया है ऐसी यूनिक टाइप। तो जो हमारा 5 वाला 5th क्वेश्चन है वहां पे एक स्पीसीज है अमूर फैल्कन। आप सबने नाम सुना होगा इसका। इसके बारे में 5 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है IUCN के रेड लिस्ट में। उसके बाद फिर जो 9th एडिशन हो रहा है फाल्कन फेस्टिवल का, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का, ये मणिपुर में हो रहा है। फिर तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर होता है। स्टॉप ओवर कुछ नहीं होता, जैसे जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं वो अगर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करती हैं तो कहीं कहीं पे वो रुकती हैं, उसी को स्टॉप ओवर बोल देते हैं। फिर फेस्टिवल का फोकस पूरा का पूरा किस पे है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे है। कल्चर इंक्लूड नहीं है। अब ये स्टेटमेंट एकदम एब्सर्ड है। कोई भी फेस्टिवल बिना कल्चरल एलिमेंट के कैसे हो सकता है यार? तो 4th वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब 2 अमूर फैल्कन्स थे जिनका नाम क्या था, जिनका ये 2 नाम था, उनको सैटेलाइट टैगिंग वगैरह किया गया है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर इज 4th वाला स्टेटमेंट देखो गलत है। आपको अगर इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको बस अगर इतना पता है कि ये जो फेस्टिवल होता है अमूर फैल्कन फेस्टिवल, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अवेयरनेस के साथ साथ कल्चरल अवेयरनेस वगैरह भी, कल्चरल एलिमेंट वगैरह को भी इंक्लूड किया जाता है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4th वाला स्टेटमेंट गलत था, बाकी सब सही है। तो अमूर फैल्कन के बारे में 2-3 बातें आप समझ लो। लीस्ट कंसर्न है बट फिर भी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये स्पीसीज कवर्ड है, राइट। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 3rd वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तमेंगलोंग जो प्लेस है वहां वो एक इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर है इनके मूवमेंट वगैरह में, और ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बातें याद रखनी है। एक तो इनका IUCN स्टेटस याद रखना है और फेस्टिवल कहाँ पे हुआ वो याद रखना है। वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है हमारा 1972 का, उससे रिलेटेड चीजें याद रखना है। और ये तो सबको पता होगा कि वो एक माइग्रेटरी स्पीसीज है, घूमते रहती है। कुछ और इंपॉर्टेंट बात, प्रीलिम्स बहुत पास आ चुका है, तो आप अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। करंट अफेयर्स आपको कैसे सॉल्व करना है? करंट अफेयर्स के लिए जो हमारा करंट अफेयर्स वीकली अपलोड होता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा प्री सिक्योर है वो होता है।
आपको कई बार लगता होगा कि बीच में एक दिन प्री सिक्योर छोड़ दिया, उसके पीछे रीजन ये था, कुछ भी नया टॉपिक नहीं था, वो सारा का सारा टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड था। तो रिपीट करने से बेहतर है कि जब तक नहीं आता आई ट्राई टू, मतलब अपन कोशिश ये करते हैं कि रोज कुछ ना कुछ डालें रिलेवेंट टू एग्जाम, बट दैट शुड बी रिलेवेंट टू एग्जाम ना, ऐसी हवा में डाल के कुछ खास लॉजिक नहीं है। तो ये अपना हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स में आपको प्री सिक्योर बहुत इंपॉर्टेंट करना है। इसमें जो होमवर्क दिए जाते हैं वो बहुत 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 अच्छे से कीजिएगा। आज केवल आपका 2 ही होमवर्क है। एक होमवर्क है G20 के बारे में, जिसको बहुत अच्छे से देखिएगा, और दूसरा असम में जो स्पीसीज मिलते हैं उसमें से क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन से हैं और उनका लोकेशन कहाँ है, बस ये देख लेना और कुछ नहीं देखना। यही 2 होमवर्क आपको आज सॉल्व करना है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट प्री सिक्योर ऑफ टुडे खत्म हुआ। अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।